अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो बड़ी एक ख़ास किस्म की वीडियो है क्योंकि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, आप कोई भी चैनल खोलते हैं टीवी का या कोई भी उनकी वेबसाइट खोलते हैं, चाहे वो बीबीसी है, CNN है, द गार्डियन है या कोई भी है, तो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो यूरोप के बड़े बड़े ममालिक हैं उन्होंने एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल आर्जी तौर पे रोक दिया है, यानी टेम्परेरी जो सस्पेंशन है वो कर दी है। इनमें शामिल हैं फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, और इसी तरह बाकी जो यूरोप के काफ़ी सारे ममालिक हैं वहाँ पे ये एक स्टेप उठाया गया है कि आर्जी तौर पे जो सस्पेंड कर दिया गया है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को, और जिसके ऊपर अब काफ़ी एक भूचाल आया हुआ है क्योंकि इस वक्त तक जो यूरोप और जो यूके है वहां पे 1,70,00,000 लोगों को ये वैक्सीन जो है पहले इस्तेमाल हो चुकी है। इसकी वजह क्या बनी है कि क्यों उन्होंने सस्पेंड किया है? अभी फिलहाल उनका ये कहना है कि हमारे बहुत सारे लोगों को क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हुआ है और 22 लोग ऐसे थे जिनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों की जो खून की नाली है उसमें क्लॉट गया है, और 15 ऐसे लोग थे जिनको जो टांगों की खून की नालियां होती है वहां पे क्लॉटिंग बनी है। और जो अभी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि उसमें दो और चीजों का इजाफा हो गया है कि कुछ लोगों को ना सिर्फ ये कि क्लॉटिंग हुई है बल्कि उनकी प्लेटलेट्स कम हुई हैं और उनको ब्लीडिंग हुई है कहीं ना कहीं पे, जिसमें ब्रेन भी शामिल है, यानी ब्रेन हैमरेज भी हुआ है। और उसके साथ साथ कुछ लोगों को तो जो दिमाग की खून की नालियां होती हैं तो वहां पर भी क्लॉट जाके फंसे हैं, जिसे कहते हैं सेरिब्रल वेन थ्रोम्बोसिस। तो आप लोगों ने ये तीन चीजें याद रखनी है कि प्लेटलेट्स का कम होना और क्लॉटिंग का होना और ब्लीडिंग का होना, ये हमें बताएंगी आगे किसी खास चीज के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के सिलसिले में। दरअसल जब अनाउंसमेंट हुई थी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन की कामयाबी की, तो उसकी जो कामयाबी का ऐलान किया था वो एस्ट्राजेनेका के जो ओनर हैं, CEO हैं, उन्होंने किया था। लेकिन वो एक छोटा सा क्लिप था, लेकिन उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही थी, और वो क्या था कि एक खुशी की खबर देते हुए उनका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। और जो लोग भी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर पाते हैं तो उस वक्त उनको लगा था कि देयर में बी सम प्रॉब्लम, कोई इशू है कि जिसकी वजह से ये जो शख्स है इसको आज सबसे ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए था, क्योंकि आज इतनी बड़ी ये खबर दे रहे हैं लेकिन ये एक्साइटेड नहीं है। लेकिन इस तरह की बात हम नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत ज्यादा सख्ती होती है यूट्यूब की तरफ से कि कोई भी बात जो बाद में प्रॉब्लम बने किसी वैक्सीन को लेके तो आप नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे जो मेरा मेन चैनल है उन दिनों वो यूट्यूब की नज़र में था। यूट्यूब ने वहाँ पे स्ट्राइक भेजी हुई थी, वार्निंग भेजी हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मोहतात था कि कोई ऐसी बात ना करूँ कि मुझे परमानेंटली कोई प्रॉब्लम बने। लेकिन इन चीज़ों पे नज़र रखी हम लोगों ने और इनका जायज़ा लिया कि आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है। जैसे होता है किसी फैमिली में एक ट्रबल्ड चाइल्ड होता है कि जिसके बारे में सबको होता है कि ये बच्चा जो है शुरू से इसके प्रॉब्लम है। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन तमाम उन वैक्सीन में से जिन्होंने कामयाबी से फेज 3 को कंप्लीट भी किया है, तो उनमें से ये ट्रबल्ड वैक्सीन है। दोस्तों देखें, कुछ वैक्सीन तो ऐसी थी जो बहुत कामयाब रही, जैसे फाइजर, मॉडर्ना है। कुछ वैक्सीन ऐसी थी जो रेस से बाहर निकल गई, जिसमें काफी, यानी फ्रांस की थी, जिसमें जर्मनी की एक दो वैक्सीन थी और ऑस्ट्रेलिया की वैक्सीन थी, लेकिन वो रेस से बाहर हो गई। लेकिन कुछ वो थी जिनको कामयाबी मिली फेज 3 के ट्रायल तक। तो उनमें से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी एक ऐसी वैक्सीन थी कि जो पहुंच तो गई इस फेज 3 के ट्रायल तक या उसको क्रॉस भी कर गई, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने इसका पीछा नहीं छोड़ा। सबसे पहले हम जायजा लेते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है इसकी टेक्नोलॉजी कहां से आई है। हुआ ऐसे था कि जो ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर हैं, वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर है सारा गिलबर्ट, बड़ा मशहूर नाम है ये। तो इससे पहले 2014 में जो इबोला आया था वेस्ट अफ्रीका में, तो वहां पे इन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया था ऑक्सफोर्ड की तरफ से, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, और वैक्सीन बनाने के सिलसिले में। तो वहां पे इन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म यूज किया, प्लेटफॉर्म कहते हैं कि जो वैक्सीन हमारे जिस्म के अंदर जाती है तो हमारा जिस्म ने के जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, उसने बनानी होती है एंटीबॉडीज। लेकिन वो जिसके खिलाफ बनाता है उसको कहते हैं एंटीजन। ये जो एंटीजन होता है, अगर एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी और जैन होता है जनरेशन, यानी एंटीबॉडी बनाने वाली चीज, उसको कहते हैं एंटीजन। अब वो जो एंटीजन होता है वो वायरस का पार्टिकल भी हो सकता है, वो पूरा वायरस भी हो सकता है, लेकिन उसको भेजने के लिए जो हम चीज इस्तेमाल करेंगे उसको हम वेक्टर कहते हैं या प्लेटफॉर्म कहते हैं। मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं कि मच्छर हमें काटता है
और हमें मलेरिया हो जाता है। हालांकि मच्छर का मलेरिया से क्या ताल्लुक है, लेकिन मच्छर जब काटता है और खून हमारे जिस्म से लेता है तो वो हमें एक प्लाज्मोडियम, एक पैरासाइट दे देता है जो मलेरिया का पैरासाइट होता है। अब वो मलेरिया का पैरासाइट हमारे जिस्म के अंदर जो बीमारी करता है उसको हम मलेरिया की बीमारी कहते हैं। और ये जो मच्छर होता है मॉस्किटो, ये एक वेक्टर के तौर पे काम करता है, डाकिये के तौर पे काम करता है, जो उसको हमारे जिस्म के अंदर पहुंचाता है। तो इसी तरह दोस्तों, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या ऑक्सफोर्ड जो थी, इन्होंने जो इबोला का वायरस था उसके खिलाफ जो वैक्सीन बनाई, तो इन्होंने एक खास किस्म का प्लेटफॉर्म या वेक्टर इस्तेमाल किया, और वो था कि जो चिंपैंजी होता है, यानी चिंपैंजी के अंदर जो जुकाम करने वाला वायरस होता है उसको इस्तेमाल किया, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया कि उसको जेनेटिकली चेंज कर देते हैं कि जो चिंपैंजी का जो एडिनो वायरस होता है ये डीएनए वायरस है। जैसे हम लोगों के अंदर भी डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डबल स्ट्रैंडेड, तो उसके अंदर भी डीएनए, तो उसके अंदर तब्दीली ऐसे करते हैं कि उसके अंदर जो वो जीन्स होते हैं जो उसकी तकसीम का बाइस बनते हैं और हमारे अंदर या चिंपैंजी के अंदर जाके वो जुकाम करते हैं, बीमारी करते हैं, तो उनको निकाल दिया जाता है और बाकी को महफूज रखा जाता है। और उसके अंदर भी और भी जो एडिनो वायरस है उसके अंदर छांटी की जाती है ताकि कम से कम उसके ऊपर प्रोटीन रहें जिनके खिलाफ कोई भी जिस्म रिएक्ट कर सकता है। तो पहला जो इन्होंने फैसला किया, क्योंकि ऑक्सफोर्ड वालों के पास उस वक्त एस्ट्राजेनेका की मदद नहीं मिली थी, जो कि आगे जाके 2 से 3 महीने के बाद मिली है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने फंडिंग की है अप्रैल में जाके, और ऑक्सफोर्ड ने जनवरी में ही ये अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन उनके पास उस वक्त तक इतने फंड्स नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम वही प्लेटफॉर्म यूज करें कि जो हमने चिंपैंजी का एडिनो वायरस इस्तेमाल किया था इबोला के खिलाफ। और दोस्तों, मेरी नजर में यही वो वजह बनी है जिसके बाद 101 प्रॉब्लम्स बन रहे हैं इनको, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस की जितनी भी वैक्सीन हैं, जैसे पाकिस्तान में कैनसाइनो का ट्रायल हुआ, उसके अंदर भी एडिनो वायरस इस्तेमाल होता है, लेकिन वो एडिनो वायरस है एडिनो वायरस 5 जो इंसानों में फ्लू करता है। जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, उसमें जो उन्होंने 2 एडिनो वायरस इस्तेमाल किए बड़े चालाकी से। एक एडिनो वायरस 26 है जो पहली डोज के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, और दूसरा है एडिनो वायरस 5 है जो ये दोनों इंसानों में फ्लू करते हैं। एडिनो वायरस 5 को दूसरी शॉट के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। इसकी भी बड़ी खास वजह है, मैं आगे जाके थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन ये भी इंसानों में फ्लू करते थे। लेकिन जो एस्ट्राजेनेका है ये वाहिद एक एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन थी या वेक्टर बेस्ड वैक्सीन थी कि जिन्होंने चिंपैंजी का एडिनो वायरस इस्तेमाल किया। अब वो जो एडिनो वायरस है वो इंसानों से तो बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता, अगरचे उसके डीएनए को तब्दील किया गया, उसमें से कुछ तब्दीलियां की गई ताकि वो हमारे जिस्म के अंदर जाके तकसीम ना हो, और उसके अंदर उन्होंने फिर डाला जो जेनेटिक मटेरियल था कोरोना वायरस का, वो पोर्शन जेनेटिक मटेरियल का जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है, और वो जो एडिनो वायरस है उसको वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया। अब जो रूस ने दोनों किस्म के मुख्तलिफ किस्म के एडिनो वायरस इस्तेमाल किए, लेकिन कैनसाइनो ने एक ही किस्म का यूज किया, जैसे एडिनो वायरस 5 है, लेकिन चालाकी ये की कि सिंगल शॉट बनाया। इसी तरह से जॉनसन एंड जॉनसन ने सिंगल डोज बनाई, वो भी एडिनो वायरस बेस्ड है। और जो स्पुतनिक वी है उसने दोनों मुख्तलिफ इस्तेमाल किए। लेकिन यहाँ पे भी जो ऑक्सफोर्ड है उनकी ये गलती थी कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि एडिनो वायरस वो इस्तेमाल किया जो चिंपैंजी वाला है, बल्कि दोनों डोजेस में वही इस्तेमाल किया। हमारा इम्यून सिस्टम डाकिये के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनाता है, वेक्टर के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनाता है, और जब वो दूसरी डोज में भी वही दी जाती है तो फिर वो एंटीबॉडीज उसके खिलाफ भी काम करती हैं। ये एक डाउन साइड है जिसको रूसियों ने बड़ी चालाकी से दो वायरस इस्तेमाल करके इसके ऊपर काबू डाला। लेकिन ये मौजू नहीं है। मौजू क्या है कि वो जो चिंपैंजी का एडिनो वायरस था, जब उसको वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया गया तो शुरू से ही प्रॉब्लम आना शुरू हो गए ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसके खिलाफ। और आप दोस्तों ये जहन में रखें कि ये जो फैसला था ये फंड्स की कमी की वजह से किया गया, क्योंकि एक नए वेक्टर के लिए उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता, बहुत ज्यादा नई चीजें बनानी पड़ती। लेकिन क्योंकि इबोला के खिलाफ जब ऑक्सफोर्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत हद तक तैयार था, तो इसलिए उन्होंने तरजीह दी कि अगर फंड्स कम हैं तो हम इस तरह से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। अप्रैल में खैर एस्ट्राजेनेका इनके साथ मिल गया। सबसे पहले तो शुरू में ही 2 मरीजों को प्रॉब्लम बने जिनके ऊपर जो ट्रायल का हिस्सा थे फेज 2 और फेज 3 का, कि उनको जो आसाबी कमजोरी होगी
उनको वीकनेस हुई, पैरालिसिस हुई, जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप की बीमारी हम कहेंगे, या न्यूरोमाइलाइटिस के उनके प्रॉब्लम हुए कि जो नर्व्स होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, उनको प्रॉब्लम होना शुरू हुआ कुछ लोगों को, जिसकी वजह से इनके जो ट्रायल हैं वो रोके गए आर्जी तौर पे। और अमेरिका ने तो बहुत बड़ा स्टेप लिया कि काफ़ी महीनों तक ना सिर्फ ये कि इनके ट्रायल्स को रोके रखा, बल्कि वहाँ पे अभी भी फेज 3 के ट्रायल चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस डाटा पे एतबार नहीं किया जो डाटा उनको दिया गया था। क्योंकि एक्चुअली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने शुरू में इस बात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में ये लीक हो गई खबर, और जिसके बाद उनको रोकना पड़ा अपने ट्रायल्स को। ना सिर्फ ये, बल्कि जब उन्होंने इसको रिज्यूम भी किया, जब उन्होंने ये जो ट्रायल थे जो ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और बरतानिया में चल रहे थे, तो उन्होंने कोई इसकी खास तोजी नहीं दी कि आखिर उन्होंने क्यों दोबारा इसको शुरू कर दिया है, क्या वजह थी इसके रोकने की, और वो वजह जो थी क्या उसका ताल्लुक बन रहा था वैक्सीन से या नहीं बन रहा था। तो वहां से ही लोगों को शुरू दिन से थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो चुका था इस वैक्सीन के साथ। उसके बाद जब फेज 3 के ट्रायल की अनाउंसमेंट हुई तो वहां पर एक बहुत बड़ी गलती हुई। वो गलती ये हुई कि इन्होंने जब ये बताया कि ये जो फेज 3 के ट्रायल हैं उसमें 10,000 के करीब जो लोग थे जिनको ब्राजील में वैक्सीन लगी थी, तो उनमें रिजल्ट 90% आए हैं एफिकेसी के। उनमें रिजल्ट आए हैं, आप कह सकते हैं कि तकरीबन ये बनते हैं 62%। लेकिन जो 3,000 के करीब लोगों को वैक्सीन लगी हैं 2 डोजेज बरतानिया में, वहां पे 90% रिजल्ट है, और दोनों का एवरेज इन्होंने निकाला 72%। ब्राजील में जो लोगों को वैक्सीन लगी थी ऑक्सफोर्ड की ट्रायल में, उसमें और बरतानिया वाली में क्या फर्क था कि जो ब्राजील में दोनों को फुल डोज लगी, फुल डोज हम कहते हैं 5 × 10⁻10, यानी इतने पार्टिकल थे वायरस के। लेकिन जो बरतानिया में ये हुआ कि उनका ये कहना है कि 3,000 लोगों को गलती से, अब ये आप जहन में रखें कि इन्होंने कहा कि गलती से पहली डोज आधी लगी, यानी 2.2 × 10⁻10 इतनी कॉपीज लगी, और जो दूसरी डोज थी जो 4 हफ्ते के बाद दी गई उसमें पूरी डोज लगी। अब उनका ये कहना था कि ये हमसे गलती से हो गया। यानी आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े ट्रायल हों दुनिया के, और दुनिया के कौन से मुल्क में वो हो रहे हैं? बरतानिया में। कौन कर रहा है? ऑक्सफोर्ड जैसी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी के लोग कर रहे हैं। और उनका ये जब कहना था कि गलती से हाफ डोज दी गई, तो उसका रिजल्ट अच्छा रहा 90%। लेकिन जहां पे दोनों दफा फुल डोज दी गई ब्राजील में, वहां पे रिजल्ट बुरा रहा। लेकिन दोनों का हम एवरेज कर दें तो 72%। वहां से तो खास तौर पे लोग जो है ना वो रेस्टलेस हो गए ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन से, जिसमें सबसे ज्यादा रेस्टलेस हुआ अमेरिका। उन्होंने ना सिर्फ ये कि इनके ट्रायल रोके, इनके डाटा पे एतबार नहीं किया, बल्कि आज भी वहां पे फेज 3 के ट्रायल चल रहे हैं और वो जायजा ले रहे हैं कि क्या करना है इस वैक्सीन के साथ। तो इस तरह के प्रॉब्लम चल रहे थे। उसके बाद से फिर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पूरी दुनिया में जाना शुरू हो गई। दुनिया के बहुत कुछ ऐसे ममालिक थे कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी शामिल है, कि वहां पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन के साथ। हो सकता है कि ये सब इंसिडेंटल हो, लेकिन ये जो यूरोप में अभी लेटेस्ट किस्म की बातें शुरू हो गई हैं या जो वाकयात हुए हैं, इनका ताल्लुक, जो मेरा अपना ख्याल है, या तो फिर वो चिंपैंजी वाली ही जो एडिनो वायरस को इस्तेमाल किया गया है, तो कुछ किस्म के लोग रिएक्ट कर रहे हैं उस वैक्सीन के खिलाफ, उस वेक्टर के खिलाफ, और या फिर ये जो एक खास बैच है जो ऑस्ट्रिया को दिया गया था और यूरोप के 17 ममालिक को दिया गया था, जिसमें 10 लाख वैक्सीन हैं, तो उस बैच के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों को वो DIC करता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। यानी इसका लफ्जी मतलब यह है कि खून की नालियों में क्लॉटिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा प्लेटलेट इस्तेमाल हो जाती हैं, खून पतला हो जाता है और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है और क्लॉटिंग भी हो जाती है। यानी क्लॉटिंग और ब्लीडिंग एक ही वक्त में होती है और साथ प्लेटलेट्स का लेवल भी ड्रॉप हो जाता है। यह आमतौर पर कब होता है कि जब हमारे जिस्म के अंदर या तो कोई इंफेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाए या कोई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन उस टाइप का हो कि कोई बाहर की चीज अंदर जाए, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ ऐसी एंटीबॉडीज बनाए या ऐसा रिएक्शन करे कि वो इस्तेमाल कर ले, ना सिर्फ ये कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो, बल्कि साथ ही जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी सारे उसके साथ आके जुड़ जाते हैं। तो प्लेटलेट इस्तेमाल होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर इस्तेमाल होते हैं, खून पतला होना शुरू हो जाता है, प्लेटलेट का नंबर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ ये कि छोटे छोटे क्लॉट बनते हैं, बल्कि क्योंकि प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर इस्तेमाल हो चुके होते हैं, तो वो खून इतना पतला हो जाता है कि कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो या तो फिर ये कि DIC डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन है, जिसका ताल्लुक उस बैच से है जिस बैच की वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं यूरोप के इन ममालिक में।
इसीलिए दोस्तों अभी जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है उसका आज इजलास है, वो इसका जायजा लेंगे और वो फिर ये बताएंगे कि क्या इसमें कोई हकीकत है या ये सब एक इंसिडेंटल चीज है, एक वाकयाती चीज है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अगर याद करें कि इंडिया में भी कुछ ऐसे वाकयात हुए थे कि वहां पे भी जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो बुनियादी तौर पे यही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है वो इंडिया में हुई है। शुरू में वहां पे भी कुछ ऐसे वाकयात हुए थे कि जहां पे वैक्सीन लगने के बाद फौरी तौर पे कोई प्रॉब्लम बना है, तो फिर ये बात जाती है एडिनो वायरस की तरफ के जो चिंपैंजी का एडिनो वायरस इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर वो इंग्रेडिएंट्स ये सारा कुछ वही है जो कि ऑक्सफोर्ड की कंपनी भी इस्तेमाल कर रही है, तो फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे बैचेस हों ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के जिनके अंदर प्रॉब्लम है। क्योंकि बर्तानिया का ये कहना है कि उनके 1 करोड़ 10 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वहां पे जो क्लॉटिंग है वो 30 के करीब लोगों को हुई है, जबकि जो फाइजर लगने वाले कम से कम 38 लोगों को ये क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन ये दोनों जो तादाद है ये आम लोगों को रूटीन में होने वाले क्लॉटिंग की तादाद से भी कम है। तो उनका ये कहना है कि ये एक इंसिडेंटल चीज है, इसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं बनता वैक्सीन के साथ। लेकिन इस वक्त दुनिया इसको बहुत सीरियसली ले रही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ये सबसे सस्ती वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन $3 या $4 की है, जबकि इसके मुकाबले में जो बाकी हैं किसी की 22 है, किसी की $25 कीमत है। तो इसको कहा गया था कि ये दुनिया की वैक्सीन है, ये सारी दुनिया को फायदा देगी, खास तौर पे जो कोवैक्स की फैसिलिटी है WHO की, जिसके तहत कम जो इनकम वाले लोग हैं, गरीब ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं, तो इन ममालिक की मदद मिलेगी, इन ममालिक को मदद मिलेगी इस वैक्सीन की वजह से। लेकिन अब ये तमाम जो ममालिक हैं ये घबरा गए हैं, खासतौर पे जो लास्ट 24 घंटे में जो इवेंट्स हुए हैं। तो पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान का भी यही अब लग रहा है कि प्लान है कि फिलहाल एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में सोचा जाए, वेट किया जाए कम से कम थर्सडे तक। WHO ने अभी तक तो कहा है कि उनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि ये वैक्सीन की वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। EM में जो है उनका ये कहना है कि उनके पास एविडेंस नहीं है, लेकिन अभी वो जायजा ले रहे हैं, तो वो जुमेरात को इसका फाइनल देंगे। लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तान के पास चाइना की शक्ल में एक ऐसा दोस्त मुल्क मौजूद है जो हमें वो वैक्सीन दे सकता है जो बहुत ज्यादा सेफ है, जैसे कि साइनोफॉर्म है जो कि इनएक्टिवेटेड वायरस इस्तेमाल करती है। दोस्तों, कोशिश होगी कि जो क्लॉटिंग, खून की नालियां या दिल के साथ मुतल्लिका जितनी भी कोविड की डेवलपमेंट्स होंगी उनके ऊपर इन डिटेल में इस चैनल पे वीडियोस बनाऊंगा। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप उन वीडियोस के बारे में आगाही चाहते हैं कि जो दिल, ब्लड प्रेशर, कोरोना, खून की नालियां, क्लॉटिंग, ब्लीडिंग, इन चीजों से मुताल्लिक हैं, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डिटेल में वीडियोस इस चैनल पर डालूंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।